इस वीडियो में ज्योमेट्री के सभी थ्योरम और फॉर्मूला जितने भी हैं वो रिवीजन करने वाले हैं और डिफिनीशन भी सभी के रिवीजन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट। पॉइंट मीन्स बिंदु। बिंदु किसको होता है? बिंदु से रिलेटेड बात याद है। इसमें नो लेंथ, इसमें कोई लेंथ, इसमें लंबाई नहीं होता है। नो ब्रेथ, मतलब ना तो लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है, ठीक है, ना ही हाइट होता है, कुछ भी नहीं होता। बस ये जो पॉइंट है, बिंदु, ये आपको लोकेट करता है, ये आपको लोकेशन शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? लोकेशन। तो पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद हम लोग समझते हैं रे के बारे में। तो रे एक ऐसा लाइन होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होते हैं और दूसरा पॉइंट जो होता है ये आपका हो गया एंड पॉइंट, मतलब जिसका अंत है, स्टार्टिंग जहां से होगा। और दूसरा जो पॉइंट होता है, एरो जो दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा एंडलेस पॉइंट, जिसका अंत ही नहीं है, ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो रे जो होता है, किरण जो होता है, उसमें एक ही फिक्स पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है? एंडलेस। इसी तरह अगर बात किया जाए लाइन, क्या लाइन, रेखा जो होता है, तो इसमें दो एरो दिए हुए रहते हैं और दो एंडलेस, इसमें दो एंडलेस पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी जो है पॉइंट फिक्स नहीं होता है लाइन में। अब लाइन से जो बनता है वो बनता है लाइन सेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है समझने। लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो लाइन का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब रेखा खंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा, रेखा खंड। तो रेखा खंड जो है, जैसे कि ये लाइन दिया हुआ, लाइन से ही समझते हैं। इसमें कोई पॉइंट हम ए ले लेते हैं और कहीं भी बी ले लेते हैं, तो ए बी के बीच जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, दूरी जो होगा यहाँ पे, ये आपका फिक्स दूरी हो जाएगा ए से लेके बी तक। समझिए, ए से लेके बी तक का जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, फिक्स्ड। तो ए बी जो हो गया वो आपका हो गया रेखा खंड। ठीक है, ए बी क्या हो गया? रेखा खंड। तो रेखा खंड का दूरी जो होता है वो निश्चित होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या याद रखना है? निश्चित होता है, क्या? दूरी। ठीक है, लेकिन लाइन में जो है वो दूरी क्या होती है? इसमें दूरी अनिश्चित होते हैं, दूरी जो है अनिश्चित होते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल आकार का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है और उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, समकोण। अगर इससे छोटा हो, मतलब एल से अगर छोटा हो, जो भी कोण हो, मतलब कि 0 से लेकर के 90 के बीच में, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? तो हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण जो होता है वो 90 से छोटा होता है। अगर एल आकार से बड़ा हो जाए एंगल, ये कंपेयर आपको एल से करना है, मतलब कि राइट एंगल से करना है। राइट एंगल से छोटा है तो न्यून कोण, राइट एंगल से बड़ा है तो अधिक कोण। मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। इसके बाद देखिए, अब कोण जो बच गया 180 डिग्री का, स्ट्रेट लाइन पे ये बनता है 180 डिग्री का, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या सरल रेखा के कोण। सरल रेखा का कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब इस पे जितना भी बीच में एंगल बन जाए, सबका योग भी जो होता है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो भी जितना भी एंगल बने, सबका सम जो होता है एक साइड का वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, 360 से छोटा, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या कहेंगे?
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल हम लोग समझते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है, या सर्कुलर एंगल भी इसको हम लोग कहते हैं, ये वृत्त के अंदर सेंटर पे बनता है। तो वृत्त के अंदर जो सेंटर पर एंगल बनता है, ये जैसे ये अगर डायमीटर है, व्यास है, तो इसके ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन 180 होता है, नीचे भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री के एंगल को हम लोग होल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण कोण बोलेंगे या संपूर्ण कोण। होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। तो ये संपूर्ण कोण भी कहते हैं। संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में रिवीजन कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं कि अगर तीनों एंगल अगर न्यून कोण हो तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल लिखेंगे नहीं, ट्रायंगल का सिंबल ही देंगे। उसके बाद अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर 90 से बड़ा हो जाए एक एंगल, देखिए एक ही एंगल बस 90 से बड़ा होगा, ठीक है, बाकी तो क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो एक एंगल अगर अधिक कोण हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज एक एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 120 डिग्री का है, तो 90 से बड़ा है। ठीक है, राइट एंगल में क्या होना चाहिए? एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब ट्रायंगल में समझते हैं कि अगर भुजा के तीनों साइड अगर इक्वल है, ए बी सी, ठीक है, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों बराबर, तो ये आपका हो गया समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज याद रखें, तीनों भुजा बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो समबाहु त्रिभुज के बाद अब हम लोग समझेंगे समद्विबाहु के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, जैसे ये भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सामने बेस का कोण भी जो होता है वो बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। और लास्ट समझते हैं हम लोग, अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट है, जैसे कि ए बी सी तीनों अलग अलग साइड्स हैं, तो एंगल भी डिफरेंट होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्लेन ट्रायंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग लाइन के बारे में भी समझ लिए, एंगल के बारे में समझ लिए और त्रिभुज के बारे में भी समझ लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला बात हम लोग समझते हैं, यहाँ पे पहला बात जो इम्पोर्टेंट है, आपको पूरक कोण समझना है। पूरक कोण, पूरक कोण को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा दो कोण जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक दूसरे का ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब कि एक दूसरे का पूरक होगा। जैसे x को हम बोलेंगे y का पूरक और y को बोलेंगे x का पूरक, एक दूसरे का पूरक होगा।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 में से 45 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही होगा। 30 डिग्री का पूरा क्या होगा, 30 डिग्री का पूरा कोण, ठीक है, कोण लिख देते हैं यहाँ पे। तो 30 घटाएंगे 90 में से तो 60। तो ये ध्यान देना है कि एक दूसरे को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे का पूरा कोण होगा, ठीक है। पूरा कोण के बाद हम लोग समझेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। इसमें दो कोण का योग जो होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। अगर दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक होंगे, ठीक है। जैसे अगर बोलेंगे 60 डिग्री है तो इसका संपूरक बताइए, संपूरक कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री का संपूरक कोण, तो 180 में से 60 घटाना होगा तो 120 डिग्री, ठीक है। बोलेंगे 108 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 108 डिग्री घटाएंगे, अब पहले 100 घटा देंगे तो बच गया 80, फिर 80 में 8 घटाएंगे तो 72 डिग्री। तो इस तरह से हम आसानी से संपूरक कोण और पूरक कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग को ये समझना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, मतलब आसन्य कोण जो बनते हैं, ठीक है, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, कुछ भी एंगल मान सकते हैं, तो इन तीनों का सम जो होगा, ठीक है, जितने भी एंगल बन सबका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल है, तो नाम दे देते हैं यहाँ पे हम ए, बी, सी और डी। अब ये एंगल है तो इसका अब समद्विभाजक और इस दोनों कोण का समझते हैं कि समद्विभाजक समझते हैं। जैसे कोई एंगल है ये 60 डिग्री, इसके अगर बीच से इसको हाफ हाफ कर दे तो ये लाइन जो होगा इसका समद्विभाजक कहलाता है। जैसे ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, इसका समद्विभाजक, बाइसेक्टर, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, बाइसेक्टर कहते हैं। तो एक एंगल है ए बी डी, इसका बाइसेक्टर, और एक एंगल है ए बी सी, इसका बाइसेक्टर करेंगे, तो जो एंगल ये बनेगा इसका सम जो होगा वो 90 डिग्री होता है हमेशा। ये आपको ध्यान देना है, मतलब एंगल जो बनेगा, अगर नाम हम यहाँ दे दें डी हो तो ई दे देते हैं, ई बी और एफ, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे, तो ये समझिए, जैसे ये समद्विभाजक है तो ये अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, इसका ये समझ, ये वाई है तो ये वाई होगा, ये मतलब पूरा 2y होगा, ये तो पूरा 2x होगा। तो दोनों अगर जोड़ते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। और 2 से डिवाइड कर देंगे अगर सब में, मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, या बोलेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो इसमें एंगल का जो बाइसेक्टर होगा उससे जो एंगल बनेगा उसका सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तो अगला बात समझते हैं, क्या पैरेलल लाइंस के बारे में समझते हैं। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन समझिए। पैरेलल लाइंस के बीच कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम बात कहीं भी, तो वो जो होता है हमेशा समान होता है। ऐसे दो लाइंस L1 और L2 जिसके बीच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है हमेशा समान होगा, मतलब कभी ये लाइन दोनों एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए एक जो है आपका ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इसको अगर हम कोई ट्रांसवर्स लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो एंगल बनेगा, इस एंगल के बारे में हमको अभी समझना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा सा चित्र बनाते हैं, ये आपका हो गया पैरेलल लाइन, ये आपको इंटरसेक्ट लाइन हो गया, तो नाम दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, इधर से लिखेंगे तो ये 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट के अगर आमने सामने का एंगल जो होता है, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक है, तो ये आपका होता है समूह कोण, या इसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, एक ही वर्टेक्स के अपोजिट, तो वर्टेक्स अपोजिट एंगल कहते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स अपोजिट एंगल इंग्लिश में कहेंगे
हिंदी में कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। या शॉर्ट में हम लोग सम्मुख कोण भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट समझना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होगा संगत कोण। संगत कोण भी बराबर होते हैं। जैसे एक एंगल 1 है, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग किसके, 5 के। तो एंगल 1 हो जाएगा 5 के बराबर, एंगल 2 हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए कि आपको इसी तरह इधर से भी समझ कह सकते हैं इसमें कि एंगल 4 जो हो जाएगा वो एंगल 8 के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। एंगल 3 जो हो जाएगा वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। वर्टेक्स में भी लिख सकते हैं कि 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये 5 जो है 7 के और 6 जो है 8 के बराबर। 5 जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा और 6 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो बात है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब कि एकांतर कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एकांतर कोण कहते हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है, एक के अंतर पे जो एंगल पैरेलल के अंदर बनता है ये। ठीक है, तो आपको पैरेलल ही ध्यान देना है। इसमें एंगल देखिए ध्यान से कि एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 वो एंगल 6 के बराबर होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा। और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये इंटीरियर होगा। अगर एक्सटीरियर की बात किया जाए तो एक जो होगा ये आपका हो गया इंटीरियर मीन्स आंतरिक, एक एक्सटीरियर भी होता है। अब बात देखिए, एक जब 5 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, तो एक जो हो जाएगा वो 7 के बराबर तो होगा ही, है ना। तो बस आपको ये 3 एंगल जो है ध्यान देना है। चलिए, तो इससे संबंधित अब हम लोग जो है थ्योरम समझते हैं। एक पैरेलल लाइन से, ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाहर हम लोग देखते हैं, बाहर एक दूसरे को अगर ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, बाहर इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल जो बनेगा ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये एंगल जो बनेगा वो बीटा हो जाएगा, और ये वाला हो गया गामा। ठीक है, तो तीनों एंगल को अगर हम लोग सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, तो देखिए ये पैरेलल लाइन से अगर इसको हम लोग मिला दें यहाँ से, तो ये पैरेलल लाइन के एक ही साइड, अब देखिए थ्योरम भी समझ लीजिए कि पैरेलल लाइन है तो इसके एक ही साइड के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री इधर होगा और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। ट्रायंगल में देखिए कि यहाँ पे ये भी गामा हो जाएगा, तो ये गामा इधर आ रहा है, तो इधर 180 होगा, तो 180 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि एक पैरेलल लाइन से इसके बीच इसका बाइसेक्टर अगर यहाँ पे है और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे काट रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी जो एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे, ये थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होता है, ये अगर समझिए थोड़ा सा बड़ा करके, इसका बाइसेक्टर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, इसी तरह इधर से काटेंगे ये बीटा है तो ये बीटा होगा, सेम वही होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है तो बाकी रिमेनिंग जो है एंगल, बचा हुआ एंगल वो कितना का होगा, तो 180 में 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है वो फिगर का ही खेल है, फिगर को आपको समझना है और रिवीजन करते रहना है। चलिए, तो अब देखते हैं कि एक दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइन के बीच इस तरह से एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे है बीटा और यहाँ पे है थीटा, बीच वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो इस तीनों के बीच रिलेशन क्या बनते हैं, इसकी यहाँ पे जो बनेगा रिलेशन वो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। थीटा बराबर क्या रिलेशन बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सीजर्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजर्स मीन्स क्या होता है? कैंची होता है, ठीक है। सीजर्स मीन्स क्या होता है? कैंची। तो सीजर्स थ्योरम को मतलब है कैंची वाला थ्योरम, प्रमेय। थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमेय। इसमें देखिए फिगर जो बनेगा वो आपको कैंची टाइप का बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, यहाँ इसके अंदर बनेगा ये ऐसे करके, ABC लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो x, ये एंगल बनेगा x, ठीक है। अब एंगल की बात करें तो ये देखिए स्मॉल, यहाँ पे A मान लेते इसको, ये B हो जाएगा और ये C एंगल हो गया छोटा वाला। तो इन तीनों के जो रिलेशन क्या बनता है? तो रिलेशन बनता है कि x जो होगा वो अंदर वाले तीनों कोण के योग के बराबर होते हैं। अब आपसे जो भी कोई भी तीन पूछ सकता है, तो चौथा वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सीजर्स थ्योरम जो है आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिगर अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। चलिए तो एक और हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे थ्योरम कि देखिए तीन पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे आपको तीन पैरेलल लाइंस है और दो ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए तिर्यक, तिरछा वाला रेखा जो है वो काटती है, ठीक है। तो इस तरह काटता है कि ये MN के रेशियो में काटता है। किस रेशियो में? M और N। और ये डिस्टेंस जो है आपका x है और नीचे वाला डिस्टेंस जो है ये y है। तो यहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं। एक तो देखिए अगर नाम हम दे दें यहाँ पे भुजा का ABC, ठीक है, कुछ भी नाम अल्फाबेटिकल दे सकते हैं, या इस तरह से देखिए लाइन का नाम दे दीजिए ABCD और EF। तो रिलेशन जो बनेगा AC बटा CE, देख AC बटा CE, और इधर से हो जाएगा BD बटा DF बराबर M बटा N। M और N के अनुपात में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इससे जो बात बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको CD निकालने का फॉर्मूला, बीच वाला जो है समांतर रेखा आपको बताना है, M और N के रेशियो में ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो CD बराबर जो होगा आपको मल्टीप्लाई क्रॉस करना है। जैसे कि M है तो M को गुना करेंगे हम नीचे वाला से Y से, तो MY हो जाएगा, प्लस X को गुना करेंगे N से तो NX हो जाएगा, और डिवाइड हम लोग रेशियो से ही करते हैं तो M प्लस N हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए बात, अगर M और N दोनों इक्वल हो जाए, एक एक के अनुपात में हो जाए, मतलब कि M अनुपात N जो रेशियो है वो बराबर हो जाए 1:1, दोनों इक्वल हो जाए, दैट मीन्स M बराबर N, ठीक है। तो मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, हम लोग चतुर्भुज में पढ़ेंगे, और ये पैरेललोग्राम में जो है समलंब चतुर्भुज में ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो y M और N की जगह एक एक रखने पे ये x प्लस वाई हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, डायरेक्ट इसका औसत हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना, अगर रेशियो 1:1 हो, मतलब कि मिड पॉइंट हो, C और D मिड पॉइंट हो तो, ठीक है। तो ये आपको जो है समलंब चतुर्भुज में बहुत काम देने वाला है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये चतुर्भुज के लिए। चलिए तो इसके बाद पहले ये हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड समझते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को अब हम लोग समझते हैं। देखिए एक फिगर, सिंपल सा एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें तीनों साइड जो है क्या है? डिफरेंट है, ABC, ठीक है। तो A के सामने हम छोटा a रखें, B के सामने छोटा b, C के सामने छोटा c, ये साइड का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हम लोग पहले पेरीमीटर देखते हैं, परिमाप। तो परिमाप समझते हैं कि परिमाप किसको कहते हैं? पूरा टोटल डिस्टेंस जो बाहर कवर्ड होता है, जैसे A से B, B से C, C से A, तीनों को जोड़ेंगे मतलब कि A + B + C, ये आपका परिमाप हो गया। तो यहाँ पे हम एक टर्म होता है S, लिखा हुआ S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। तो जो पेरीमीटर होते हैं उसके आधा कर देंगे हम, है ना, A + B + C/2, तो ये आपका पेरीमीटर अर्ध परिमाप का सूत्र होगा। अब त्रिभुज का एरिया जब निकालते हैं हम लोग, देखिए ये सिंबल आपका हम
क्षेत्रफल के लिए देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हीरोन का सूत्र जो यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसी भी ट्रायंगल के अप्लाई, तीनों डिफरेंट है तो। ठीक है, तीनों साइड अगर दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया जो है इस तरह से निकालते हैं। अगर दो ही साइड दिया हुआ हो, देखिए एक तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल है, इसका बेस दिया हुआ है, सिंपल सा, ये बेस है, ये हाइट है, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, अगर ट्रायंगल में दो साइड दिए हुए हो और इसके बीच एंगल दिया हुआ हो, उसके बीच क्या दिया हुआ, थीटा एंगल, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 ए बी, मतलब ए इंटू बी और साइन थीटा, बीच में एंगल जो है वो साइन थीटा, कहीं कहीं साइन थीटा का मान दिया रहता है और आपको जो है एरिया पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक इम्पोर्टेंट साइन रूल समझ लेते हैं। ठीक है, तो साइन रूल बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन रूल कहता है कि ए और बटा इसका एंगल साइन ए, बी साइड हो गया और इसका एंगल साइन बी, सी और बटा में इसका एंगल साइन सी, बराबर जो होता है वो 2r होता है, जहाँ पे r जो है, r हो गया आपका परित्रिज्या, परित्रिज्या कहते हैं, मतलब कि एक सर्किल जो होता है ना, एक्स रेडियस बोलेंगे इसको, मतलब ये समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल है तो बाहर से जो सर्किल बनेगा, ठीक है, इसको जो तीनों को टच करेगा, इसका जो रेडियस होता है ये बड़ा वाला आर होता है। ठीक है, परिवृत्त का त्रिज्या जो होगा वो परित्रिज्या कहलाता है। तो साइन रूल से जो है हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिलेशन देखा जाए तो इससे हम लोग आर निकालते हैं ज़्यादातर। तो आर बराबर का बात किया जाए कि आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए तो रहेगा ही, अब बटा में देखिए यहाँ पे दो नीचे जाएंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, अगर एंगल ए दिया हुआ, जो भी रहेगा उसके सामने वाले एंगल दिए हुए हैं और साइड, तो हम लोग जो है परित्रिज्या आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन रूल के बाद एक है कोसाइन, जब साइन हो गया तो कोसाइन रूल भी समझ लेते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल इसी से ट्रायंगल से ही संबंधित है। इसमें जब एंगल की बात किया जाएगा तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कॉस ए लिखेंगे, ठीक है, तो जब ए लिख दिए बड़ा वाला ए, तो आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देना है, घटाना जो एंगल बड़ा वाला ए है, तो छोटा वाला ए यहाँ घटाएंगे, जो एंगल रहेगा यहाँ वही यहाँ पे घटाना है उसी के साइड, और बटा में क्या हो जाएगा 2 देना है, जिसका स्क्वायर है प्लस वाला उसका 2bc। तो इससे जो संबंध बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि 2bc, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बात किया जाए ए स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस 2bc को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, मतलब ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस ए, ये रिलेशन बनता है। 2bc कॉस ए को इधर जब लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ए स्क्वायर के इधर लाने से प्लस। इसी तरह बी एंगल के साथ आप लिख सकते हैं कॉस बी बराबर का, जब बी जब है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर जो सी स्क्वायर, और घटेगा कौन, बी स्क्वायर, बटा में 2ac, ac है तो ac, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी को छोड़ना है तो बचेगा ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2ac, जो है वही लिखना है, और एंगल किसका होगा जो निकालना है, जैसे बी है तो कॉस बी देंगे, ठीक है, जो यहाँ निकालना है उसी का एंगल होगा। चलिए तो एक बार और समझ लेते हैं, एक और बच गया कॉस सी, इसका लिख लेते हैं, सी है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, घटाएंगे सी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2ab,
साइड की बात अगर सी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा कॉस सी। जिसका साइड निकालना है उसका एंगल यहाँ चाहिए, ये ध्यान रखिएगा ट्रायंगल में, ठीक है। तो साइन हो गया और कोसाइन हो गया। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर बात किया जाए तो तीनों साइड क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं, तीनों साइड को हम लोग ए मानेंगे। एंगल तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका पेरीमीटर जो होता है वो हो जाता है 3 है, तीनों साइड को जोड़ेंगे पेरीमीटर परिमाप, ठीक है, P4 पेरीमीटर परिमाप। इसका अगर हाइट की बात किया जाए तो h बराबर होता है √3/2a। कैसे हो जाता है वो समझिए। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से इसको जब हाफ यहाँ आधा करेंगे ये 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये तो 60 रहेगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो अगर देखा जाए, ये एंगल निकालते हैं हम लोग, ये ए है, ये हाफ हाफ हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा। अब ये ए है, a/2 है, तो ये h निकालना है ना। h बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर तो a/4, इसका रूट अंडर जब घटाएंगे तो हो जाएगा 3a²/4 का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा √3a और बटा में 2। तो ये इस तरह से यहाँ पे h निकलता है। इसके बाद देखिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है √3/2, 2 नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा 4 √3a², क्योंकि देखिए ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग जाते हैं 1/2 b/h होता है ना। तो 1/2 तो है, b का वैल्यू यहाँ पे a है और h क्या निकालें √3/2a, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा और a² √3/4 a² हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बात आसानी से देखिए, एक क्वेश्चन एग्जांपल समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक साइड 12 है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो 3a पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो 3 × 12 करेंगे 36। इसका अपोजिट हो जाएगा, 36 का पेरीमीटर है तो साइड कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो साइड निकल जाएगा, ठीक है। हाइट की बात करते हैं तो हाइट बड़ा क्या था √3/2a, तो √3/2 दे दिए, a का मान 12 है, 2 से काटेंगे तो 6, ठीक है। तो संबंध देखना, देखिए अगर हम बोलेंगे कि हाइट दिया हुआ है 6√3, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 6√3, तो बताइए साइड कितने होंगे, ठीक है। तो साइड का फॉर्मूला देखिए, साइड क्या होगा यहाँ से देखते हैं कि 2h/√3, ठीक है। किसके लिए ये समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो 6√3 है, इसको डबल करेंगे तो 12√3 और √3 हटा देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एरिया देखते हैं, एरिया क्या होगा √3/4 a², तो √3/4 हो गया, a का मतलब 12 × 12, 4 से काटेंगे 4 × 12 तो 12 × कितना हो जाएगा 36√3, एरिया कितना हो जाएगा 36√3, ठीक है। और 36√3 एरिया है, तो साइड निकाल सकते हैं, साइड निकालेंगे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में बात करते हैं कि अगर हम साइड निकाल ले तो हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज से मेन पॉइंट आप समझिए, इसमें दो बात, एक हम लोगों को समझना है कि समबाहु त्रिभुज के सब कुछ तो बराबर, सभी हाइट बराबर होते हैं। अब ये जो लाइन है ये हाइट भी हो जाता है और मीडियन भी हो जाता है, माध्यिका। तो इसमें देखते हैं माध्यिका जो है 2 और 1 के अनुपात में दूसरे को काटते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो अंतः त्रिज्या होता है समबाहु त्रिभुज में, मतलब कि ये छोटा वाला r और ये जो बड़ा खींचते हैं परिवृत्त, तो ये आपका जो ये जो हो जाता है 2, ये बड़ा वाला r हो जाता है, ये छोटा वाला, ठीक है। तो छोटा r और बड़ा r का अनुपात जो होता है वो 1:2 होता है, ये याद रखिएगा। छोटा अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, r बराबर होता है डेल्टा/s। डेल्टा हो गया क्षेत्रफल, ठीक है, s हो गया अर्ध परिमाप, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल एरिया और s का मतलब क्या होगा अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस निकल जाता है,
छोटा वाला रेडियस मतलब कि अंतः त्रिज्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या की लंबाई निकाल सकते हैं। अंतः त्रिज्या का डबल क्या होगा, बाह्य त्रिज्या होगा या परित्रिज्या कहेंगे। किसमें, तो ये केस किसका, ये समबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस है। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज के लिए पढ़े, जब तीनों साइड इक्वल हो तब ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में स्पेशल केस हम पढ़ लिए। अब कह सकते हैं रेडियस का अनुपात 1:2 है, तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, इस सर्किल का एरिया और बाहर वाला सर्किल का एरिया, सर्किल का अनुपात हो जाएगा इसका स्क्वायर 1/4। तो इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिपलेट समझते हैं। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है। एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, तो सबसे बड़ा भुजा को हाइट कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को बेस, और जो हाइट है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। ठीक है, तो नीचे वाले क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, यहाँ लंब हो गया। तो रिलेशन क्या बनता है, एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी। तो इस ट्रिपलेट को आपको याद रखना है कि पी और बी दिया हुआ है तो एच क्या होगा। अगर हम बात करें कि पी बी और एच का, पी अगर 3 है, बी 4 है, तो एच कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 25, किसका स्क्वायर होगा, 5 का। लेकिन ट्रिपलेट निकालते कैसे, अगर हम लोग को याद देखें, कोई भी विषम संख्या हो, जैसे 3 क्या है विषम संख्या, तो विषम का सबसे पहले हम समझते हैं, अगर कोई विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। जैसे 3 है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9। अब इसको 1 के अंतर पर तोड़ेंगे तो 4 और 5 रहेगा, तो 3 4 5 क्या हो गया, ट्रिपलेट। दूसरा जैसे 5 है, तो 5 का हम लोग तोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को 1 के अंतर पर तोड़ना है, मतलब कि 1 कम कर दीजिए, 24 हो गया, तो 1 12 हो जाएगा उसका आधा, और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया, ये 13, तो 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट हो गया। 7 अगर है तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 में 1 कम करिए, 48 का आधा 24, 1 24 होगा, तो 1 इससे 1 ज़्यादा होगा 25, तो 7 का ट्रिपलेट क्या जाता है 24 25। इस तरह से विषम संख्या का हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं। अब 3 4 5 दिया हुआ था, इसका अगर डबल कर दे, जैसे ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 5 का भी डबल 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, इसका डबल अगर हम 10 कर दे, यहाँ से 12 का डबल 24 कर देंगे, तो यहाँ भी 13 का डबल 26 होगा। तो सिंपल रेशियो ध्यान रखना ट्रिपलेट का, जिससे कि समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ये ट्रिपलेट है तो इससे बना त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका एरिया जो होगा, डायरेक्ट क्या लिखा है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, एरिया समझते हैं, एरिया जो हो जाएगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 1/2 पी इंटू बी। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये पी होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण, कौन सा त्रिभुज है, किस टाइप का त्रिभुज है। तो ए बी सी, सिंपल देखिए, जैसे ए बी सी कोई भी, तो अगर ए सी स्क्वायर मतलब बड़ा साइड का स्क्वायर किसी भी दो छोटा साइड के स्क्वायर से छोटा हो, ठीक है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। न्यून कोण ट्रायंगल मतलब कि पढ़ चुके हैं हम लोग कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। मतलब कि इसके सामने अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर बड़ा साइड को हम लोग सी मान लेते हैं, तो अगर सी स्क्वायर से बड़ा हो जाए ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण। दूसरा कंडीशन देखिए, सी स्क्वायर बराबर अगर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तीसरी बात कि अगर सी स्क्वायर बड़ा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑब्ट्यूज वाला ये हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये त्रिभुज पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल से रिलेटेड अब हम लोग समझते हैं बहिष्कोण एक्सटर्नल एंगल के बारे में। ठीक है,
एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल। तो देखिए एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। अगर ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी डी, तो ये बाहर वाला जो एंगल हुआ ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ एंगल दे देते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। तो ये बाहर वाला जो होगा ए सी डी, ये इसका वैल्यू एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ए सी डी क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। फिर दूसरा देखिए, अगर हम बात करें कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसका एक्सटीरियर ये हो गया, इस लाइन का एक्सटीरियर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। तो समझिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, नज़दीक वाला को बस छोड़ना है। जैसे यहाँ नज़दीक में एक्स है, एक्स को छोड़ दिए तो ये आपका वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ नज़दीक में वाई है, इसको छोड़ेंगे तो एक्स प्लस जेड। सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो दो कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका वैल्यू तो होता है 180। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। खास करके हम लोग त्रिभुज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, अब जो है ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है ये θ1 और θ2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल ये है आपका एंगल ए। तो θ1 प्लस θ2 जो होगा इसका वैल्यू 180 डिग्री प्लस ए के बराबर होता है। ये फिगर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इससे इम्पोर्टेंट एक और बड़ी बात है कि ये अगर ट्रायंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब समद्वि भाजक, दो बराबर, मतलब एंगल इसका यहाँ पे इक्वल होगा, ये बाइसेक्टर होगा। और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ये थीटा, ये आपका हाइट दिया हुआ है h। ठीक है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा ये थीटा, वो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ठीक है, तो थीटा बराबर जो होगा वो एंगल बी माइनस एंगल सी बटा 2 होगा। मतलब दोनों एंगल का कोई भी बड़ा छोटा हो डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, प्लस में वैल्यू आना चाहिए और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए और ट्रायंगल से संबंधित एक और हम लोग स्पेशल थ्योरम समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 स्टार लगा दीजिए। ये आपका है स्टीवार्ट थ्योरम। स्टीवार्ट थ्योरम, ठीक है, स्टीवार्ट थ्योरम जो होता है ये ट्रायंगल में बहुत जगह लगता है और कैलकुलेशन को आसान भी बनाता है। जैसे ये ए बी सी है तो ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो गया हाइट, और ये ए हो गया। हाइट को हम लोग एक्स मान लेते हैं और ये एम और एन के रेशियो में इसको काटता है। ठीक है, तो स्टीवार्ट थ्योरम कहता है कि इसमें जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है, इधर का स्क्वायर करना है, क्रॉस गुना करना है एम से, सी स्क्वायर प्लस एम। तो ये याद कीजिए कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन। ठीक है, सी स्क्वायर एन, और यहाँ पे जो आएगा ए कॉमन रहेगा, अंदर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू एन। ये जो रिलेशन बनेगा ये आपका हो गया स्टीवार्ट थ्योरम। इससे